बेसिक ऑफ सिविल साइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बेसिक ऑफ सिविल साइड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने साइंस के 30 क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के मैं वो बताता हूँ कि आज का क्वेश्चन क्या है, और आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। मैं केवल ऑप्शन बता के नहीं जाता हूँ कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन, ये आंसर है या ये ऑप्शन है। मैं पूरा उसका कॉन्सेप्ट और उसकी जड़ तक जाता हूँ, आंसर की जड़ तक, और उसको कॉन्सेप्ट को कैसे क्लिक करना है, ये सब चीज़ें बताता हूँ। चलो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, या आँखों के लिए आरामदायक होते हैं, या इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा ए। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो लाल रंग रहती है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा रहती है। वेवलेंथ ज़्यादा रहती है तो उसके सरफेस में या उसके कॉन्टैक्ट में अगर ऑब्स्ट्रक्शन आता है या बाधा आती है तो वो उसको क्रॉस करते हुए निकल जाती है, या वो उन बाधाओं से कम प्रभावित होती है। इसलिए वेवलेंथ क्या होती है कि दो वेव जो रहती है, इन दोनों की जो डिस्टेंस रहती है, दो सर्गों के बीच की डिस्टेंस या दो ग्रतों के बीच की डिस्टेंस जो रहती है उसे बोलते हैं वेवलेंथ। ये जो रहती है ये इसकी ज़्यादा रहती है लाल रंग की, और बैंगनी रंग की सबसे कम रहती है। वाला क्वेश्चन पूछते हैं कि किस रंग की वेवलेंथ सबसे कम रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। समुद्र नीला प्रतीत होता है तो प्रकाश के परावर्तन और जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसका आंसर आएगा बी। इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूँ। सूर्य अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। सूर्य अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ये किसके कारण आता है? ये प्रकीर्णन के कारण आता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया कि होता यह है कि जब सूर्य लाल रंग का प्रकाश की जो वेवलेंथ रहती है, वेवलेंथ वाले कॉन्सेप्ट में मैंने बता दिया कि दो सर्गों के बीच की दूरी या दो ग्रतों के बीच की दूरी जो रहती है वो आपकी वेवलेंथ रहती है। तो वो लाल रंग की वेवलेंथ ज़्यादा रहती है। ठीक है, इसी के कारण जो होता है कि लाल रंग जो है उस टाइम ज़्यादा दिखाई देता है। तो इसी का कारण है कि उसका प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, इसका आंसर आएगा प्रकीर्णन, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसी के कारण अपन जो है जो सिग्नल वगैरह जो रहते हैं वो भी लाल रंग के डिजाइन किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनता है किस परिघटना के कारण होता है? तो ये होता है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण होता है। आंसर आएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। मोटर कार के पृष्ठ दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो मोटर कार के प्रदर्शन के लिए पृष्ठ दर्शन मतलब पीछे की तरफ वो जो आपका ऐसा कांच लगा होता है ना, गाड़ी में ऐसा कांच लगा होता है, इस टाइप का कांच लगा होता है, उसका पूछ रहा है कि ये वाला कांच क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में इन्होंने पूछा है। ठीक है, उसके बारे में बताता हूँ कि उसके लिए जो है बेसिकली उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो गाड़ी का जो कांच रहता है उसमें जो उत्तल दर्पण रहता है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। ये क्वेश्चन भी राइज होता है कि गाड़ी में उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर आएगा उत्तल दर्पण, उसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब बात करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए ये काम आता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए बेसिकली अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे की ओर मैं मूव करता हूँ कि दाढ़ी बनाने के लिए किस काम आता है? समतल दर्पण आता नहीं है। उत्तल दर्पण मैंने बता दिया गाड़ी के कांच में प्रयोग किया जाता है, इसमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन में ही नहीं। तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। अब बोल रहा है आँख की रेटिना में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो आँख की रेटिना में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर आएगा डी, जो कि ठीक है, आगे की तरफ मूव करते हैं। अब बात कर रहे हैं कि 15 मीटर लंबे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? तो आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई जो रहेगी वो क्या रहेगी? इसका जो आधा रहेगा। समतल दर्पण की बात कर रहा है, इसने समतल दर्पण से बोला नहीं, पर एक केस समतल दर्पण का ही मैं इस केस को मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। 2 सेकंड वेट। ये जो है 1.5 का जो हाफ करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.75। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। ठीक, अब मैं बात ये करता हूँ कि समतल दर्पण में एक कॉन्सेप्ट है जो फिजिक्स का फेवरेट कॉन्सेप्ट है। वो ये है कि जो समतल दर्पण जो रहता है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब, जो मान लो ये समतल दर्पण है और ये कोई वस्तु है,
तो समतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई कितनी रखनी चाहिए? तो किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई उस वस्तु की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो हुआ है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि जिसकी पूरी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होना चाहिए। ठीक है, तो उसी हिसाब से जो है व्यक्ति की लंबाई क्या है यहाँ पे व्यक्ति की लंबाई है 1.5। ठीक है, तो इसने पूछा क्या है, उसने दर्पण की लंबाई पूछी, जिसको हाफ कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 0.75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये है स्टैटिक फैक्ट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 25 का, ये है आपका स्टैटिक फैक्ट। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो उस पर बने प्रतिबिंब, तो उस पर जो है अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये स्टैटिक क्वेश्चन का पार्ट है। दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिक क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और फेवरेट है, व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन ये है। ठीक है, पानी जो रहता है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करता है जैसे ये बुलबुला जो है, बुलबुला एक्चुअल में कैसा होता है? एक्चुअल में जो बुलबुला रहता है ये कैसा होता है? ये बुलबुला है, ये अवतल लेंस की तरह होता है, सॉरी उत्तल लेंस की तरह होता है, लेकिन ये पानी में डूबने के बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है और वो क्या हो जाती है? वो जो है बेसिकली अवतल लेंस की तरह काम करता है और इसका आंसर आएगा डी। इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा और हर एग्जाम में आता है। लड्डू क्वेश्चन है पर हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है। ये आपका लड्डू क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आता है। ये आपका लड्डू क्वेश्चन है, हर एग्जाम में अराइज होता है। तो इसका जो आएगा जीरो डायोप्टर, इसका आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा जीरो डायोप्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ कि धूप के चश्मे की क्षमता क्या होती है? तो धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है वो जीरो डायोप्टर समथिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करूँगा। ठीक है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो उसकी फोकस दूरी जो होती है वो होती है 50 डायोप्टर। इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट है वो मैं बाद में आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊँगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो कौन से रंग का बन जाता है? तो वो कांच नीला हो जाता है। ठीक है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो वह दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात की जा रही है जब प्रकाश जो है लाल, हरा और नीला, जब प्रकाश लाल, हरा, नीला तीनों रंगों को समान अनुपात में मिला दिया जाता है तो आपका कौन सा रंग जनरेट होता है? तो अपना सफ़ेद रंग जनरेट होता है। लाल उत्पन्न होता है, समान रूप में मिला दिया जाता है तो कौन सा रंग मिला जाता है? तो कौन सा रंग बनता है? ये क्वेश्चन में पूछा है। तो लाल, हरा और नीला जो है ये प्राथमिक रंग होते हैं। कौन से रंग होते हैं? प्राथमिक रंग होते हैं। प्राथमिक रंग होते हैं, ये प्राथमिक रंग होते हैं। इन रंग को मिलाने पर जो रंग बनता है वो सफ़ेद बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि प्राइमरी कलर क्या होते हैं? तो प्राथमिक रंग जो होते हैं इन्हें प्राइमरी कलर भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में पूछ ले कभी तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी कलर। ठीक है, इन्हें प्राइमरी कलर, प्राथमिक कलर भी कहते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो कैमरे में जो है वो आपके उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है उसकी तरफ मूव किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के चश्मे में जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा देता हूँ। होता क्या है, देखो ये अपनी रेटिना है और ये पर्दा है। ठीक है, सॉरी एक चीज़ थोड़ा अच्छा से बना के बताता हूँ मैं। ये सपोज करो ये आपका, देखो ये आपका आइरिस समझ लो, कुछ भी आइरिस जैसा पोर्शन समझ लो और ये आपकी जो है रेटिना है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश जो होता है इसका जो प्रतिबिंब है यहाँ पे बन जाता है, निकट पास में बन जाता है। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन जो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं पास में बन जाता है। 2 सेकंड। अच्छा देखो इसमें क्या हुआ है, देखो ये प्रकाश जो है आँखों की रेटिना से होते हुए गुजरा है, सॉरी आइरिस से होते हुए गुजरा है
और ये जो है पर्दा है, आँख का पर्दा है या पर्दा बोलते हैं, इस पे जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब, लेकिन निकटवर्ती डोज में क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है, जो आपका पर्दा है या रेटिना है, उससे पहले ही बन जाता है। तो उस केस में क्या करते हैं अपन, एक अवतल लेंस का प्रयोग कर देते हैं। तो ये क्या करता है, ये जो है इस लेंस को या इस रे को फैला देता है, इसीलिए यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो उसने ये पूछा था कि कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अपन अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ मैं। अब बात करते हैं कि दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, लिए काम आता है। तो दूरदृष्टि लेंस के लिए जो काम आता है वो आता है उत्तल लेंस। आपका जो उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए काम आता है। इसका कॉन्सेप्ट मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बताता हूँ कि ये समझ लीजिए आपकी पुतली है। ठीक है, 2 सेकंड, ये समझ लीजिए आपकी पुतली है और ये पर्दा है, आइरिस है। ठीक है, यहाँ से जो है प्रकाश गुजर रहा है, यहाँ से प्रकाश गुजर रहा है और वो प्रकाश जो है गुजरता गुजरता यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, और आपका प्रतिबिंब यहाँ पे बनना था, तो वो रेटिना के जो पीछे प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, इस प्रतिबिंब को यहाँ पे लाने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे, तो अपन अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ये आपका जो अवतल लेंस है, ये क्या करेगा, ये जो इस रेस को इस रेटिना के पॉइंट पे ले आएगा। ठीक है, तो वो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से दूर बनता था, वो रेटिना के पास में बनने लग जाएगा। और इसी के निवारण के लिए, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, दृष्टि दोष के निवारण के लिए इस लेंस का प्रयोग करते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था। स्टैटिक फैक्ट है, इसमें मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरे के लिए निम्न में से किस भाग का प्रयोग किया जाता है, निम्न में किस भाग से होती है। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ, एक्चुअली मेरे को भी वो समझ में नहीं पड़ा। आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरे के लिए निम्न में से किस भाग का प्रयोग किया जाता है। आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरे के लिए निम्न में से किस भाग से की जाती है, तो परंपरागत कैमरे के किस भाग से की जाती है, तो फिल्म से की जाती है। तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, इसका आंसर आएगा ए। लगभग मैंने आपके 140 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश कहाँ रहता है, तो किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश जो रहता है, किसी आवेशित चालक का जो संपूर्ण आवेश जो रहता है वो उसकी सरफेस पे रहता है, भारी पृष्ठ पे रहता है। इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो भारी सरफेस का आएगा। एक क्वेश्चन ये रहता है, किसी को भी आवेश दिया जाता है तो जो संपूर्ण आवेश रहता है वो उसकी सरफेस पर स्टैंड करता है। ठीक है, तो जो पूरा आवेश रहेगा वो उसकी सरफेस पर रहेगा। ठीक है, कि पूरा आवेश जो सरफेस पर रहेगा। इसका एग्जांपल ये रहता है कि एक क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बार एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि बारिश के दिनों में बिजली गिरती है, बिजली गिरने पर जो कार रहती है, कार में बैठने वाले को कार में बैठने की सलाह क्यों दी जाती है, क्योंकि जब बिजली गिरती है तो बिजली पर जो आवेश जनरेट होता है, वो आवेश जो पैदा होता है, वो आवेश उसकी सतह पर ही रह जाता है और अंदर बैठने वाले व्यक्ति बच जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब बिजली गिरती है तो कार में बैठने वाले को कार के अंदर ही बैठा रहना चाहिए, कार के बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो इसका आंसर लगा न्यूट्रॉन की। ये तो अच्छे से पता है अपने को कि जो चालक वस्तु रहती है उसमें न्यूट्रॉन ट्रेवल करता है और उस न्यूट्रॉन के माध्यम से ही विद्युत का संचालन होता है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा न्यूट्रॉन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप कार में जा रहे हैं, ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट आपको बताया है, फेवरेट क्वेश्चन, व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी आपको। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षा के लिए क्या करेंगे आप। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है वो। सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे आप,
तो उसका आंसर क्या रहेगा, उसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, कार की खिड़कियाँ बंद कर लेंगे। दूसरा है कार की खिड़कियों को खोल देंगे, या कार से उतर के नीचे बैठ जाएंगे, या कार के ऊपर बैठ जाएंगे। तो क्या रहेगा, कार की खिड़की खोल देंगे, बिल्कुल नहीं, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। कार की खिड़की खोल देंगे तो आप इसका मोमेंशन खत्म हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया था। कार की खिड़कियाँ बंद कर लेंगे, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन सही है। कार से उतर के बैठ जाएंगे, ये गलत, बिजली गिर जाएगी ऊपर। कार के ऊपर जाके बैठ जाओगे तो भी आपको करंट लग सकता है। तो एग्जैक्ट आंसर आएगा इसका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ मैं। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है। ये नियम किसका नियम है, तो ये नियम है कूलाम का नियम। दिस इज लॉ ऑफ कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो स्टैटिक फैक्ट है, इसको तो आपको रटना ही है। अब जो क्वेश्चन है आपका, किसी विद्युत परिपथ में कोई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। तो ये विभवांतर में मापा जाता है। विद्युत का ट्रेवल जो होता है विभवांतर के अंतर के कारण ही होता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा विभवांतर। ठीक है, अब आपका 146वां क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि सर्वाधिक विद्युत चालकता किसकी रहती है। तो सर्वाधिक विद्युत चालकता रहती है चांदी की। चांदी जो होती है सबसे अच्छी विद्युत चालकता रहती है। विद्युत चालकता क्या रहती है कि किसी भी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल करना ही उसकी विद्युत चालकता रहती है। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल जो है बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल किसके द्वारा हो जाता है, चांदी के द्वारा। इसलिए चांदी की विद्युत चालकता बहुत अच्छी होती है। मतलब बोलना ये चाह रहा है, चालकता शब्द का मतलब ये होता है कि उसके अंदर से कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन फ्लो करके निकल जाते हैं, इसे बोलते हैं कंडक्टिविटी। अब अतिचालकता के लक्षण क्या होते हैं, शून्य परागम्यता अतिचालकता के लक्षण होती हैं। तो अधातु विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि उसमें मुक्त, मैंने ये कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया कि अधातु विद्युत की कुचालक होती है। इससे क्यों, तो उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उनके परमाणु हल्के होते हैं, उनका गलनांक उच्च होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जब भी तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके नहीं चाहते, ट्रेवल नहीं कर सकते हैं उसमें से, तभी तो ऐसा हो रहा है। अब बात करें तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालक के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि तांबा जो है सस्ती धातु होती है, इसलिए इसका ट्रेवल के लिए प्रयोग किया जाता है। लास्ट में आज 150 क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन में कल करेंगे अपन। आज के लिए इतना बहुत है। आपस में जुड़ी दो आवश्यक वस्तुओं के बीच में विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे क्या होते हैं, यदि वे समान विभव होंगे उनके बीच में, तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इसका आंसर आएगा सी।